मुकाबले के साथ तैयार रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी देखो सबाना बाजी लोग अब्दुल्ला सांसद में जिसको भी गिरे हैं अभी हमारे अख्तरी बेगम जैसे पूर्ण सांसद की जिसको भी करते हैं ये भी हमारे साथ काफी सारे मीना बेगम जैसे एक दिन में अर्जेंट पैसे आए थे तो ऑपरेशन हुआ तो सक्सेस ऑपरेशन की वजह से क्या नाम आपका? मीना खाना में। कहाँ रहते आप? पेंटर कॉलोनी में रहते हैं। आड़े गले आगे थे गड्ढे। अच्छा वो गलों का ऑपरेशन करा है। क्या है और कुछ मदद करना के देना? वो तो हमारे साथ आप इनसे टच में रहो, मैं कराता हूँ। जलसे की कार्रवाई का आगाज होगा। आज इसका इनाग्रेशन भी हो चुका है, फ्लैग होस्टिंग हो चुका है। सबसे पहले मैं हमारे जो गाजी मिलत के साथ शाना बशाना हमेशा हर वक्त हर दम जैसे रहते हुए जमात के साथ बहुत सारी कुर्बानियां देते हुए आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारी सरपरस्ती में हमेशा लब्बैक बोलकर रहते हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। मैं सबसे पहले मैं हमारे मोहम्मद फारूक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस मौके पर अपने ख्यालात का और एक बड़बड़ा जोश अंग्रेज तरह से अपने ख्यालात का इजहार करें। माइक भी पकड़ लो, ये भी पकड़ लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आली जनाब अमजदुल्ला खान साहब खालिद, तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक हैदराबाद। आली जनाब खादिर साजिद साहब, सदर ज़िला मजलिस बचाओ तहरीक। आली जनाब यम बासी साहब, टाउन सदर। मीर बशारत अली साहब, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट। जनाब शेख अमजद साहब, नायब सदर। और दीगर आरमूर से आए हुए सदर माजिद साहब और उनके रुखाकार और दीगर सहनशीन पर तशरीफ़ फरमा साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह आज अमजदुल्ला खान साहब हमारे जावेद भाई की दावत पर आज ऑफिस के इफ्तिताह के लिए निज़ामाबाद आए हैं। हम जावेद साहब का दिल की गहराइयों से मजलिस बचाओ तहरीक में खैर मक़दम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो मजमा देख रहे हैं आज रोज़ाना यहाँ रहेगा, क्योंकि ये एक कारगर लीडर है। हमेशा अवाम के दरमियान रहना चाहते हैं, अवाम के मसले मसाइल को हल करने के लिए तरजीह देते हैं। आज मजलिस बचाओ तहरीक निज़ामाबाद में तरक्की की तरफ गामज़न है। इंशाअल्लाह आगे और खूब तरक्की करेगी। एक ज़माना था मैं अकेला ही चला जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। आज ये कारवां को आप देख रहे हैं, 1 घंटा लग गया है हमारे क़ायद को निज़ामाबाद में पहुंचने के बाद ऑफिस के इनाग्रेशन तक पहुँचे तक। लिहाजा और बहुत सी बातें हैं, इंशाअल्लाह हम ज़रूर इस ऑफिस के ज़रिए आप लोगों के मसाइल को हल करेंगे। ये कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। यार जिंदा सोबत बाकी। ये हमारे सीनियर क़ायद मोहम्मद फ़ारूक साहब थे। अभी इंदलवई से आए हुए हमारे सलीम भाई अमजदुल्ला खान साहब की गुलपोशी करेंगे और मुलाकात के लिए आए हुए हैं। इंदलवई से जो अभी हाल ही में जो मस्जिद का मसला हुआ था, उस मसले में क़ब्रस्तान का जो मसला हुआ था, उस मसले में अमजदुल्ला खान साहब ने भरपूर नुमाइंदगी के ज़रिए उस काम को हासिल कराया और मुकम्मल तरीक़े से आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे फेवर में आया है। इसके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए इंदलवई से एक टीम आई हुई है जो सलीम भाई की शक्ल में, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दिल की गहराई से इनका इस्तकबाल करते हैं निज़ामाबाद में। ऐसे ही मैं जैसे अब हमारे निज़ामाबाद के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मीर बशारत अली साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। सैनशीन पे तशरीफ़ फरमा आली जनाब अमजदुल्ला खान खालिद साहब, तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक निज़ामाबाद। मजलिस बचाओ के सदर आली जनाब अब्दुल क़ादिर साजिद साहब, टाउन सदर अब्दुल बासित साहब और आरमूर से आए हुए हमारे शेख माजिद साहब, टाउन सदर।
अमजद भाई सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज यहाँ पर मजलिस बचाओ तहरीक ने अपना 5 से 10 साल पहले मजलिस बचाओ तहरीक ने अपना कदम जमा लिया था, मगर चंद हालात की बिना पर अमजद भाई ने कहा था कि हाल ही में जो बल्दिया इलेक्शन हुए वो इलेक्शन में हालात को मद्देनज़र रखते हुए अमजद भाई ने हमको कहा था कि भाई ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इंशाअल्लाह आप लोग एमएलए के लिए तैयार हो जाइए। तो हमने लब्बैक कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ कई लोग जुड़ने के लिए तैयार है और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह निज़ामाबाद, बोधन, आरमोर से कंपलसरी एमएलए कैंडिडेट हमारा मौजूद रहेगा और हम ये जिद्दोजहद करेंगे कि हमारे उम्मीदवार को भरपूर कामयाबी मिले। आप लोगों के लिए मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पर बरकतपुरे में आज ऑफिस का इनाग्रेशन अमल में आ चुका है, लिहाजा किसी हजरात को भी कोई तकलीफ़ हो तो वो बिला झिझक बिला पार्टी का लिहाज बाजू में रखते हुए अगर के मदद की ज़रूरत है तो मजलिस बचाओ तहरीक पर आइए, इंशाअल्लाह हमसे जितना हो सकता हम मदद करेंगे, क्योंकि निज़ामाबाद में तकरीबन हालात को अमजदुल्ला खान खालिद साहब के ज़रिए मैंने कई मसले हल करवाए हैं। लिहाजा मैं तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि आप लोगों के मसाइल अगरचे कुछ भी हों, ख़ाह वो किसी हालात के भी हों, तो आप लोग बिला झिझक मजलिस बचाओ तहरीक के दफ्तर पर आइए, इंशाअल्लाह आपके मसले बहुत जल्द इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। खुदा हाफिज़। ये थे हमारे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी मीर बशारत अली साहब। अब मैं आरमूर के टाउन के सदर शेख माजिद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। शेख माजिद साहब डाइस पे तशरीफ़ फरमा जनाब तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक जनाब अमजदुल्ला खान साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब साजिद साहब, टाउन सदर बासित साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट जनाब मीर बशरत अली साहब और वाइस जनाब अमजद साहब और हमारे सीनियर क़ायद फारूक साहब और हमारे NRI जावेद साहब। आज मजलिस बचाओ तहरीक का दफ्तर खुल चुका है। आपके जो भी मसले मसाइल है आकर यहाँ पर आपके जो भी यहाँ के पूरे 60 वार्ड है, 60 वार्ड में जो भी मसले मसाइल है आप आके यहाँ हल कर सकते हैं। और मैं आरमूर के एक अहम मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, जो माइनॉरिटी जो फ़ंड आया है, माइनॉरिटी फ़ंड्स के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आरमूर में MLA BRS का है, TRS के 33 काउंसलर्स है और वहाँ पर चेयरमैन उनका छे, वाइस चेयरमैन उनका छे। 31,500 वोट है माइनॉरिटी, फिर भी वहाँ पर 11 आदमी को आया है। ये डाइस के ज़रिए मैं ये पूछना चाहता हूँ MLA जीवन रेड्डी साहब से कि आप माइनॉरिटी वोट 2018 में या 14 में नहीं लिए कि आज 11 आदमी को बहुत अफसोस की बात है। कई मुसलमान माइनॉरिटी वोट्स के लिए अपने मी सेवा फिरे, मगर वहाँ पर बहुत अफसोस की बात है कि सिर्फ 11 आदमी को आया है। वहाँ पर माइनॉरिटीज़ जो 1 लाख का 2 लाख का है, माइनॉरिटीज़ के लिए सिर्फ 11 आदमी को आया है। बहुत अफसोस की बात है। पूरे निज़ामाबाद में 13,000 चिल्लर को आया है, 13,000 चिल्लर एप्लीकेशंस दिए हैं, दरख्वास्त दिए हैं, मगर वहाँ पर माइनॉरिटी फंक्शन हॉल 2014 से लेके 2023 आ गया, अब MLA इलेक्शन आ गया। अब किस सूरत लेके आप आएंगे आवाम के दरमियान में आकर कि कौन से सूरत से आप वोट पूछेंगे मुसलमानों को, कि क्या सूरत लेके आप वोट पूछेंगे। मैं यहाँ के आरमूर के MLA साहब से ये निज़ामाबाद के डाइस के ज़रिए पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे मसले हैं आरमूर में, वो आप देते सितिला गुट्टा को करोड़ों देते हैं, मगर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते हैं। बल्कि ये आरमूर को नहीं, तेलंगाना में जितने भी मुसलमान हैं जो TRS की सपोर्ट कर रहे हैं, TRS की तायद कर रहे हैं, बोलते हैं कार उनकी है, इंजन हमारा है। आज वो कहाँ गए क़ायदीन? मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि कार उनकी है, इंजन हमारा है, 2018 में उनकी तायद करे थे, वो कहाँ गए? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। वोट लेकर अपने घरों में बैठना नहीं, जाकर आवाने म्यूनसिपल में जाकर पूछिए कि फ़ंड कहाँ है। 3 साल होगा काउंसिलर इलेक्शन हो गए, मगर अभी तक एक फ़ंड नहीं आया, ना CC रोड गिरी, ना BT रोड गिरी। अभी 2023 के इलेक्शन में अनकरीब इलेक्शन है, बोल तो आपके
दरमियान आएंगे, सीसी रोड डला देंगे, बीटी रोड डला देंगे, आपके दरमियान आके आपके पैरां भी पड़ेंगे कि हमको वोट दो बोल के। तो आप बीआरएस के मैं जनाब चंद्रशेखर राव सीएम साहब से, केसीआर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको मुसलमान वोट अब के बार नहीं देंगे, आप मुसलमान को क्या दिए, क्या डेवलपमेंट हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आरमूर में क्या डेवलपमेंट हुआ, मुसलमानों को क्या मिला? आरमूर में कुछ नहीं मिला, बल्कि पूरे तेलंगाना में भी मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। हर गरीब से गरीब घरे, मगर आज कोई ऑटो चलाने वाला है या डीजल के रेट जैसे बढ़ गए हैं, गैस के रेट बढ़ गए हैं, मगर आमदनी गवर्नमेंट को जा रही है आमदनी, मगर किसी गरीब के घर में किसी का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। जब 20 रुपये 10 रुपये था ऑटो का चार्ज, लोकल चार्ज एक आदमी का, तो अभी भी उतना है, मगर जब आमदनी में एक 10 रुपये लगाए तो 5 रुपये तो बचते थे, मगर अब 50 रुपये भी ले रहे तो मगर वही 5 रुपये बढ़ रहे। तो ये गवर्नमेंट तरक्की नहीं कर रही, गरीबों की ये कर रही पूरा एक टाचर के तरीके से। और इसी बात को ख़त्म करता हूँ। याद जिंदा सोबत बाकी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे आरमूर टाउन के सदर शेख माजिद साहब थे। मैं अब हमारे तेलुगु मीडिया के भी बहुत सारे भाई आए हुए हैं। मैं तेलुगु मीडिया के लिए ख़ास तौर पे तेलुगु में एक हमारे जोशीले नौजवान हैं, हमारे यूथ के, आरमूर यूथ के प्रेसिडेंट हमारे अवैध साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप तेलुगु में स्पीच करें, ताकि हमारे तेलुगु मीडिया के जो हमारे भाई आए हुए हैं उन तक भी जो सो ये हमारा मैसेज पहुंच सके कि हमारा मिशन क्या है। के सामने तेलुगु में बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। నా పేరు సయ్యద్ అవేస్, మజ్లిస్ బచావ్ తహరీక్ ఎంబీటీ ఆర్మూర్ టౌన్ యూత్ ప్రెసిడెంట్. మా ఎంబీటీ మజ్లిస్ బచావ్ తహరీక్ ఏ విధంగా అయితే మన ప్రజల కోసం కష్టపడుతుంది, ప్రజల బాధలు ఆదుకుంటుంది, ఏవైతే పనులు పెండింగ్ ఉంటున్నాయో అవి అన్నీ మజ్లిస్ బచావ్ తహరీక్ రిక్వెస్ట్ చేసి మున్సిపాల్లో కావచ్చు, పోలీస్ స్టేషన్లో కావచ్చు, ఆర్డీఓ ఆఫీస్ ఏదన్నా కానీ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో పోయి మా పని పెండింగ్లో ఉన్నది, ఆ పని తొందరగా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ, అలాగా డిమాండ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క పని తొందరగా అయిపోయింది. నేను ఒక విషయం ఒకటి మన మైనారిటీ ఫంక్షన్ల గురించి ఆర్మూర్లోనే ఒక పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే సాబ్ 2014లో మైనారిటీ ఫంక్షన్ల కోసం జాగా ఇచ్చారు. సో ఆ జాగా ఇప్పటివరకు అక్కడ ఫంక్షన్ హాల్ ఏం స్టార్ట్ కాలేదు వర్క్. సో నేను అక్కడ ఫంక్షన్ హాల్ ఎక్కడుంది, ఆ ఫంక్షన్కి వచ్చిన ఫండ్ ఎక్కడుందని చెప్పేసి నేను ఒక పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ పోస్ట్ చూసిన మన టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, కౌన్సిలర్లు, చైర్మన్లు ప్రతి ఒక్కళ్ళు నన్ను టార్గెట్ చేసుకున్నారు. టార్గెట్ చేసి నాకు ఆపాలని ట్రై చేస్తున్నారు. నేను ఎందుకు లేపి నువ్వు ఫంక్షన్ గురించి అని ప్రతి ఒక్కరు నాకు అడుగుతున్నారు. నేను అడుగుతున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకు మా జీవన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే గారు ప్రతి ఒక్క సంఘంకి, ప్రతి ఒక్క కులంకి, మతంకి ఫంక్షన్ హాళ్ళు, సంఘాలు ఇస్తున్నావు. మన మైనారిటీకి నువ్వు ఇప్పటిదాకా 8 సంవత్సరాల్లో ఎన్ని కోట్ల ఫండ్ ఇచ్చినావు అని నేను ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను. ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారు, మీరు 8 సంవత్సరాలు అయిపోయింది టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నావు, ప్రస్తుతం కూడా ఎమ్మెల్యే ఉన్నావు. ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఎన్ని కోట్లు మైనారిటీస్కి ఇచ్చినావని నేను ఈ వేదిక మీదకి వెళ్ళి అడుగుతున్నాను. నన్ను ఆపడానికి చాలామంది ట్రై చేస్తున్నారు. ఆవేశని ఆపాలా, లేకుంటే మొత్తం వచ్చే ఎలక్షన్స్లో ఓట్లు ఓడాయని. నేను మా ముస్లిం సోదరులకు ప్లస్ ప్రతి ఒక్కరికి గౌరవం ఒకటిదే, ప్రతి ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఒక లీడర్ తయారు కావాలా. ఆ లీడర్ పోయి మన పనులు మనమే చేయించుకొని రావాలా. లైఫ్లో అన్న భయ్య అని తిరిగినవాడు ఎప్పుడు పైకి రాడు, లీడర్తో తిరిగేటవాడు పైకి రాడు. మనమే ఒక లీడర్ లెక్క తిరిగి ప్రజల మధ్యలో ఉండాలని నేను కోరుతున్నా. ధన్యవాదాలు. मौलाना अब्दुल जब्बार सूर्यापेट से आए। अब आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये निज़ामाबाद में मजलिस बचाओ तहरीक का जो जोश देख रहे हैं, इसके जज्बे की कदर करते हुए सूर्यापेट से हमारे मौलाना निज़ामाबाद को तशरीफ़ लाए हैं। मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ, अब्दुल जब्बार साहब, मौलाना अब्दुल जब्बार साहब सूर्यापेट से आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने ख़यालात का इज़हार करें। तेलुगु में बोलिए, आपका नाम और आप कहाँ से आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना अब्दुल जब्बार रशीदी सूर्यापेट से आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज निज़ामाबाद में मजलिस बचाओ तहरीक की तहरीक के दफ़्तर के इफ्तिताह के मौके पर ये जो आज
यहाँ पे मुहसिन मिल्लत जनाब अमजदुल्ला ख़ान साहब का इस्तक़बाल हो रहा है, उसे देखकर मुझे मेरे जहन में एक शेर याद आ रहा था। किसी शायर ने बहुत पहले एक शेर कहे गए थे कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना हो तो कोहराम मचा दो। क्या बात है, क्या बात है। और किसी शायर ने एक और शेर कह कर गए थे कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, अभी तुम्हारा वक्त चल रहा है, हमारा दौर आएगा। आज MBT के इस प्लेटफार्म से, चाहे वो प्रजा दरबार से हो या फिर ख़ासकर जनाब मुहसिन मिल्लत अमजदुल्ला साहिब जो आज खिदमत दे रहे हैं, मैं गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह साहिब नव्वर अल्लाहु मरक़दहु, अल्लाह उनके क़ब्र मुबारक पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे। मैं उनकी हयात में नहीं देख सका, लेकिन हज़रत के बारे में मैं बहुत कुछ पढ़ा हूँ, बहुत कुछ सुना हूँ। जब मैं उनके बारे में पढ़ा और सुना और आज हमारे मुहसिन मिल्लत के कामों को मैं क़रीब से देख रहा हूँ, गोया कि मैं अपने नज़रों से एक वक्त मैं अमानुल्लाह ख़ान को नव्वर अल्लाहु मरक़दहु को काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुहतरम दोस्तों, आज जो है MBT के ज़रिए से और प्रजा दरबार के ज़रिए से जो खिदमात हो रहे हैं और जितने लोगों के मसाइल यूँ एक दिन में 2 दिन में बड़े बड़े मसले हल हो रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी मेहनतें हैं और बहुत सारी कोशिशें हैं और कई रातों की नींदें ख़राब होती है। लोग समझते हैं कि हमारी अपील नहीं आती, हमारे को मदद नहीं मिलती। अभी 2 दिन पहले की बात है, रात के गालिबन 3 और 3:30 बज रहे थे। ख़वातीन बहुत सारे लोग हैं, आप लोग ये बात आप लोगों को मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और आप लोग गौर से सुनिए। रात के 3 साढ़े 3 बज रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक थके हुए, थके मांदे, कई प्रोग्राम अटेंड करके घर पर आकर बैठे और अचानक मैं वहीं पर बैठा हुआ था, अचानक जहन में ख़याल आया कि खातून एक अपनी जो है गरीब लड़की की शादी को लेकर आई हुई है और अपील डालने के लिए कुछ कागजात देकर गई है। रात के 3 बज चुके थे, हो सकता है कि उस गरीब लड़की के वालिदैन भी चैन की नींद सो रहे हों, लेकिन यहाँ नींद हराम हो गई है। जब तक अपील नहीं डाले, गालिबन 1 घंटा लग गया, पूरा मैटर बनाए, अपील डाले, जब जाकर एक घुट पानी उन्होंने पिया। मैं उनको क़रीब से देखा हूँ। ये अमानुल्लाह ख़ान साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहु की मेहनत है और उनका दिया हुआ कायद है। या ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन्हें कहाँ तक पहुँचाएँगे। ये हमारी हम बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। आप दिल पर हाथ रख कर बताइए, कितने लोगों के काम हुए? क्या आपने कभी इनको वोट दिया? बिल्कुल नहीं दिए। लेकिन आने वाले इंतखाबात में याद रखिए, अगर हम अपने कायद को मजबूत बनाएंगे तो फिर हमारी आवाज़ दूर तक जाएगी, हमारे लिए मदद आएगी। अगर हम हमारे इस कायद को और अमानुल्लाह नव्वर अल्लाहु मरक़दहु के दिए हुए इस चिराग को अगर हम इनकी हिफाजत नहीं करेंगे, हम इनकी रहनुमाई का, इनकी क़ियादत का सही फ़ायदा हासिल नहीं करेंगे और इनकी क़ियादत को हम मजबूत नहीं करेंगे, तो नौजवानों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, याद रखिए, जो है सालों के साल गुजर जाएंगे, कई हुकूमतें बदलेंगी, लेकिन आपकी नौकरियां ठंडे बोरिए में लपट कर बाजू में फेंक दिया जाएगा। आपकी आवाज़ों को उठाने वाला कोई नहीं होगा। अगर इस दौर में आपकी आवाज़ों को उठाना है और आपकी आवाज़ आप तमाम की एक मजबूत आवाज़ बनना है और जो है सियासतदानों के और हुक्मरानों के आँखों में आँखें डालकर अगर बात करना है, अगर किसी को गरज कर बात करना है, तो इस वक्त एक ही शख्स कर सकता है और वो हम तमाम के कायद हैं। मैं इस मौके पर एक और बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लीडरों को आप देखे होंगे जो बिक जाते हैं, जिन्हें ख़रीद लिया जाता है, जिनके ज़मीर जो है सिर्फ चंद कोड़ियों पर जो अपने ज़मीर को बेचते हैं। लेकिन याद रखिए, ये वो कायद है जो अपने वालिद मोहतरम जो अमानुल्लाह नव्वर अल्लाहु मरक़दहु की जो अपनी मजबूत उनकी सियासत पर खड़े हुए उनकी सियासत को आगे ले जा रहे हैं। ना वो बिके हैं, ना ये बिकेंगे इंशाअल्लाह। जब तक जो है इंशाअल्लाह
जान रहेगी उस वक्त तक आप तमाम के लिए लड़ते रहेंगे और आप तमाम के लिए इन्होंने अपने खुशियों को वक्फ़ कर दिया है, अपने आराम को वक्फ़ कर दिया है, अपने चैन और सुकून को वक्फ़ कर दिया है। आज लोग एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, घरों में आराम से सो जाते हैं, 24 घंटे उनके घरों पर जाकर खड़े होते हैं तो भी कोई मिलने के लिए राज़ी नहीं होता। आप रात के 3 बजे भी आओ और दरवाज़ा खटखटाओ और दारुल अमान को आओ, दारुल अमान में एक अल्लाह का वली तहज्जुद पढ़कर लोगों के काम करने के लिए बैठा हुआ होता है। यही इसी क़ियादत को हमें मजबूत करना है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे इस कायद की उम्र में भी बरकत दें और उनकी क़ियादत को मजबूत करें। जज़ाकुमुल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्ब। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे मौलाना जब्बार साहब थे, सूर्यापेट से आए हुए, बहुत ही अच्छे अंदाज में जैसो गाज़ी मिल्लत के बारे में और अलहाज मोहम्मद अमान खान साहब के बारे में तफसील से जो लोगों को मालूमात नहीं थे वो भी बताएं। अभी जो हाल ही में जो हालात चल रहे हैं, जिसके पर्जा दरबार की वजह से आज जो भी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उसके बारे में भी तफसील से बताए हैं। अब मैं हमारे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर अब्दुल क़ादर साजिद साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। सर साहब ऐसे आना नहीं, वैर नहीं आता, वैर नहीं आता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेहमान खुसूसी आवाम के हर दिल अज़ीज़ क़ायद मोहसिन मिल्लत जनाब अमजदुल्ला खान खालिद साहब, तर्जमान मजलिस बचाओ तहरीक, सीनियर क़ायद जनाब मोहम्मद फ़ारूक साहब, अब्दुल बासित साहब टाउन सदर, जनाब मीर बशारत अली साहब जनरल सेक्रेटरी ज़िला, और जनाब अमजद साहब, जनाब माजिद साहब सदर आर्मूर MBT, और जनाब अवैस साहब, और यहाँ पर मौजूद किसी को भूल रहा हूँ तो नहीं, और यहाँ मौजूद इस तकरीब के मेहमान जनाब ज़हीरुद्दीन जावेद साहब, आप तमाम यहाँ मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अज़ान हो रही, अज़ान के लिए खान खुसूसी जनाब अमजदुल्ला खान खालिद साहब, इस तकरीब के मेज़बान जनाब ज़हीरुद्दीन जावेद साहब, इस्माइल कुरैशी साहब, और क्या नाम, अच्छी बात, यहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन और हज़रात, आज हर दिल अज़ीज़ क़ायद जनाब अमजदुल्ला खान साहब का वालेहाना पुरजोश इस्तक़बाल हमने किया और इंशाअल्लाह आज यहाँ पर मजलिस बचाओ तहरीक के दफ्तर का इफ्तिताह भी किया जा रहा है। इस मौके पर मैं जनाब अमजदुल्ला खान साहब और जनाब ज़हीरुद्दीन जावेद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि अमजदुल्ला खान साहब ने हैदराबाद में प्रजा दरबार का इनेकाद करके एक ऐसी राह दिखाई खिदमत खल्क़ की कि आज निज़ामाबाद में भी हम प्रजा दरबार को यहाँ क़ायम कर सकें। और मेरी ये ख्वाहिश है कि ये निज़ामाबाद का मजलिस बचाओ तहरीक का दफ्तर ऐसा ही मंज़र पेश करेगा जैसा प्रजा दरबार का मंज़र हम हैदराबाद में देख रहे हैं। बेशुमार बेवाओं की, यतीमों की, नादार गरीबों की मदद हो रही है। इंशाअल्लाह उसी तरह यहाँ पे भी हम तन मन धन से इस दफ्तर से हम इंशाअल्लाह कौम की खिदमत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि निज़ामाबाद के मुसलमानों ने एक नाम नहाद क़यादत को 16 कारपोरेटर जीत कर दिए, लेकिन वो जमात आज आवाम की खिदमत से कोसों दूर है और उसके सदर से लेके कारपोरेटर तक आवाम को अवेलेबल नहीं रहते। आज उसी कमी को पूरा करने के लिए हम मजलिस बचाओ तहरीक के बैनर तले और जनाब मजीदुल्लाह खान फरहत साहब के क़यादत में और जनाब अमजदुल्ला खान साहब खालिद साहब की सरकर्दगी में निज़ामाबाद में सरगर्म है। कुछ अरसे पहले ही की बात है कि हम चंद लोग उठे थे
और मजलिस बचाओ तहरीक का यहाँ पर अहिया किया था। आज अल्लाह के फ़ज़ल से, आप सब की दुआओं से आज हज़ारों का मजमा हमारे साथ है, बेशुमार लोग हमारे साथ हैं। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लेकिन लोग आते हैं रहे और कारवां बनता रहा का मंज़र पेश कर रहा है आज का जलसा। मैं इस मौके पर जितने हाज़रीन हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा भी आपकी खिदमत में हम हाज़िर रहेंगे, इस बात का यकीन दिलाता हूँ। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम। अभी 2 मिनट के लिए जैसो हम रोम हो चुकी है। अब मैं जैसो हमारे निज़ामाबाद के एक जोशीला वलवा नौजवान कायद हमारे, जिनकी तारीफ़ हमारे सदर साहब भी कर चुके हैं, अभी मैं आपको हमारे मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जाहिद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। सैयद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद सैयद ज़हीरुद्दीन साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी का मौका है और मैं अपने आप को ऐसा खुश महसूस कर रहा हूँ कि जो मजलिस बचाओ तहरीक में शामिल होकर आज मैं अपने दफ्तर का इनाग्रेशन अमजदुल्ला खान साहब खालिद साहब से इनाग्रेशन करा के अपने आप को बहुत खुश नसीब और आगे जितने भी मजलूम मुसलमान, जितने भी SC ST है, उनकी खिदमत करने का मुझे जो भरोसा करके मौका दिया जा रहा है, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपने चंद अल्फाज को पेश किया। शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सैयद ज़हीरुद्दीन जावेद साहब, अब आपके सामने बहुत ही बेचैनी से आप लोग जिसके इंतज़ार में थे, प्रजा दरबार के किंग ऑफ द मेकर अमजदुल्ला खान खालिद, तर्जुमान, ऑल इंडिया तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक से मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। तेलुगु नहीं आती मेरे को, मैं चपता जरा इसको थोड़ा बस आइए। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल ख़ादर साजिद साहब, डिस्ट्रिक्ट सदर मजलिस बचाओ तहरीक। मीर बशारत अली साहब, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक। अब्दुल बासित साहब, निज़ामाबाद टाउन सदर मजलिस बचाओ तहरीक। हमारे आरमूर से आए हुए आरमूर के सदर जनाब शेख माजिद साहब, हमारे अमजद साहब, हमारे साजिद साहब, सीनियर क़ायद हमारे सरपरस्त जनाब फ़ारूक भाई साहब और माफ़ करना आपका नाम जनाब ज़फ़र साहब, वकील एडवोकेट। आज की हमारे क़ुरैशी साहब, आज की महफ़िल के नूर नज़र हमारे सैयद ज़हीरुद्दीन जावेद साहब उर्फ़ NRI जावेद। आज की ये जो तकरीब रखी गई है, ये एक मजलिस बचाओ तहरीक के दफ्तर का इफ्तिदा अमल में आ रहा है और हमारे सैयद ज़हीरुद्दीन जावेद साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 20-22 साल काम करने के बाद इनके वालिद भी तकरीबन 20 साल तक काम किए और ये आज मजलिस बचाओ तहरीक में शमूलियत इख्तियार किए हैं। कई दिन से मेरा राबिता था हमारे जावेद भाई से, कई मुद्दों पर हम बात करते थे, ख़ास तौर पर निज़ामाबाद के मसले मसाइल पर हम बात करते थे। तो सबसे बड़े तकलीफ़दा मसला ये रहा कि बहरहाल हम इस सिलसिले में यहाँ पर आज निज़ामाबाद आए हैं। अभी कुछ ही देर पहले दफ्तर का इफ्तिदा अमल में हुआ और ये तकरीब चल रही है। आया आज जावेद साहब को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस्तीफ़ा देकर मजलिस बचाओ तहरीक में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो सबसे पहले इस मुद्दे को मैं आपको वाज़े करना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत जो है ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे तेलंगाना को भूल गई है और उनकी कुछ मजबूरी है कि वो लोग पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। अब वो क्या सेकुलर वोटों को काटने के लिए या गैर मुस्लिम फ़िरक़ा परस्त वोटों को मुत्तहिद करने के लिए वो क्यों घूम रहे हैं, वो आगे की बहस है वो।
लेकिन आज जो है कि हैदराबाद के बाद में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई ख़िला जाना जाता था तो वो था निज़ामाबाद, और ख़ास तौर पर निज़ामाबाद में अक्सर जो है यहाँ पर कभी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब इलेक्शनों के करीब में आकर ये वादे करते थे कि आप हमें एक फ़ोन करिए, निज़ामाबाद की आवाम के लिए हम 4 घंटे में मौजूद रहेंगे। 2018 का इंतखाबात हुआ, 2019 का इंतखाबात हुआ, मैं ज़्यादा पुरानी गुफ्तगू नहीं करूँगा बल्कि 2018 से लेके आज की तारीख़ तक की गुफ्तगू करूँगा कि कई ऐसे वाक़यात आए कि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के कई मुकामात पर फिसाद हुआ, कई छोटे मोटे वाक़यात हुए। NRC का जो एजिटेशन चला, काबिल मुबारकबाद है निज़ामाबाद की आवाम। मैं सलाम करता हूँ निज़ामाबाद के मुस्लिम नौजवानों को जो यहाँ पर एक कंटिन्यू धरना बिठाए थे। यहाँ पर ख़ास तौर पर ख़वातीन यहाँ पर बैठे थे। उसके बाद में उन बच्चों को केसेस में बुक करते हुए उन बच्चों को गिरफ़्तार किया गया। 4 घंटे में आने वाली क़यादत 4 दिन में नहीं आई, 4 हफ्ते में नहीं आई, आज 4 महीने नहीं आए, 4 साल होने को आ गया कि क़यादत जो है फिर से 2017 में जब आए थे कांग्रेस से रिश्ता तोड़ने के लिए, उसके बाद से आज की तारीख़ तक भी ना तो असदुद्दीन ओवैसी, ना तो निज़ामाबाद, ना तो अकबरुद्दीन ओवैसी निज़ामाबाद की आवाम के दुख और दर्द में रहे। हाँ, आए होंगे, कभी किसी इफ्तार की दावत में आए होंगे, किसी की शादी के लिए आए होंगे, लेकिन यहाँ पर जो वादे करके गए थे कि हम एक कॉलेज डालेंगे, हम मेडिकल का, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हम जो है फ़लाना फ़लाना क्या क्या वादे करके गए थे। लेकिन निज़ामाबाद सबसे बड़ा दुख मुझे ये होता है कि अक्सर मैं वो सोचकर हमारे जावेद भाई से जब भी मेरी गुफ्तगू होती थी तो मैं एक बात कहा करता था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिल्लत के नाम पर इस्लाम ख़तरे में है, फ़लाना फ़लाना तकारीर करके निज़ामाबाद की आवाम से 18 कारपोरेटर जीते गए। 50 जो डिवीज़न है निज़ामाबाद में, 60 जो म्यूनसिपल डिवीज़न है निज़ामाबाद में, 30 ऐसे डिवीज़न है जहाँ से मुसलमान जीत सकता है, लेकिन 22 ऐसे पक्के डिवीज़न है जो 4 अगर मुसलमान भी लड़े तो कोई ना कोई मुसलमान जीतता है। तो 22 में से निज़ामाबाद की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 18 कारपोरेटर्स दी। तो उमन होना चाहिए था कि निज़ामाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बनना चाहिए था, लेकिन सारे हिंदुस्तान में आज असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश जाते हैं, कर्नाटका जाते हैं, फ़लाना मध्य प्रदेश जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, यही तकरीर करते हैं कि क्या मुसलमान दरी बिछाने के लिए है क्या, कब तक मुसलमान दरी बिछाएंगा। ये अक्सर ये असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर में है। तो अगर हिंदुस्तान के मुसलमान दरी बिछा रहे हैं, आप जाकर उनके बारे में बोल रहे हैं, तो क्या फिर तेलंगाना के मुसलमान दरी बिछाने के काबिल हो गए? क्या कारपोरेटर कौम ने आपको 18 कारपोरेटर इसलिए दिए थे कि आप मेयर को ले जाके TRS की झोली में डाल दे और डिप्टी मेयर लेकर सरेंडर हो जाए? भैंसे में आपका चेयरमैन, आपका बोधन में आपका चेयरमैन बन सकता था, रातें रात आपके कारपोरेटर्स भी गए। भैंसे में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, निर्मल में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। यानी अजलाओं के मुसलमानों को इलेक्शन के दौर पर मिल्लत के नाम पर वोट लेने वाली क़यादत ये बाद में जो है। अब आज बतलाइए कि निज़ामाबाद के मुसलमान कहाँ पर जाना बताइए? मजलिस में 7 MLA है, क्या हर महीने में 2 बार कोई एक MLA आकर यहाँ पर निज़ामाबाद में बैठकर निज़ामाबाद के मसाइल पर गुफ्तगू कर सकता? क्या नहीं बताइए? निज़ामाबाद से थोड़ी दूर पर एक इंदलवाई बोलकर मुकाम है, वो इंदलवाई के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वहाँ पर जो है 25 साल से रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी ख़बरस्तान है। वहाँ पर उस ख़बरस्तान में एक दूसरी कौम के लोग वहाँ पर पूजा किए हैं, वहाँ पर मंदिर का क़याम अमल में ला दिया गया है। आज तकरीबन 2 महीने से वो इशू चल रहा, ना तो निज़ामाबाद का कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का लीडर, ना तो कोई हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई आता है आकर उस मसले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। चाहे वो मीर हैदर अली का वाक़या हो, चाहे वो हालिया जो फिसादात में कोई फेसबुक पर पोस्ट डाले थे, निज़ामाबाद के 20 से 22 वो कहाँ के बच्चे थे, वो आप लोग जाके घर पे मिले थे, देखिए आप सदर साहब, निज़ामाबाद के तकरीबन 18 बच्चों को ले जाकर जेल में सड़ा दिए। निज़ामाबाद का एक और एक वाक़या रहा
कि 15 अगस्त के दिन एक प्रिंसिपल को जलील करे कि और करके एबीवीपी वाले उसके घर में घुसकर उसको मारे, लेकिन कोई क़यादत आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अल्टरनेट क़यादत पैदा करो, लीडरों के पीछे मत फिरो। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी दूसरे स्टेट में कह रहे हैं कि मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, मैं कह रहा हूं कि तेलंगाना का मुसलमान ना दरी बिछाएगा ना किसी धोती के पीछे फिरेगा, खुद अपना कायद बनेगा। हर घर में कायद पैदा करो, हर घर में एक लीडर पैदा करो, ताकि ये अन्ना राव रेड्डी तुम्हारे दरवाजे पर आकर ठहरे और तुम्हारे ऐसे वोटों की भीख मांगे। निज़ामाबाद के मुसलमानों की वो ताकत है कि जिसके सर पर निज़ामाबाद का मुसलमान सर पे हाथ रख दे, वो एमएलए बन जाए, वो एमपी बन जाए, वो मिनिस्टर बन जाए। ये निज़ामाबाद के मुसलमानों की ताकत है। मैं बारहा निज़ामाबाद की बात क्यों करता हूँ? निज़ामाबाद केसीआर साहब के बेटी का एरिया है, तो केसीआर साहब को अगर तकलीफ देना है, अन्ना को याद दिलाना है नहीं है। अन्ना 12% रिजर्वेशन, अन्ना कहाँ है 12% रिजर्वेशन? अन्ना 4 दिन में देते बोले थे, नू अन्ना। ये पूछना है तो निज़ामाबाद से उठाना पड़ेगा आवाज़ को। इनकलाबात जो है कोई महल से नहीं आते, अमीर के महल से नहीं आते, गरीब की झोपड़ी से इनकलाबात आते हैं। शाह ईरान की तारीख पढ़कर देखो, आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख पढ़कर देखो कि शाह ईरान को भगाने के लिए एक बहुत ही गरीब, एक बहुत ही मुफलिस शख्स जिसका नाम था जिसे आयतुल्लाह खुमैनी ने इनकलाब लाया और शाह ईरान को ईरान छोड़कर भागने पर वो शाह ईरान ये दावा करता था कि उसके घर का हर सामान, यहाँ तक के बाथरूम सोने, चमचे सोने के हुआ करते थे और उसका कमट सोने का हुआ करता था। उसको ये इनकलाबात, ये गरीबों की ताकत ईरान छोड़कर भागने पर मजबूर किया है। तो अन्ना ज़रा आओ, फिर तुमसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि निज़ामाबाद के मुसलमानों को अगर मैं ज़िंदा करूँगा, निज़ामाबाद के मुसलमानों के ज़मीर को झिझोड़ूंगा, तो तुम्हारी बेटी को जब तकलीफ़ होगी। मुझे ये पता चला कि आने वाले दिनों में कविता मैडम यहाँ से एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आओ, हमारा भी कैंडिडेट रहेगा, अमजदुल्ला खान भी आएगा, आमना सामना होगा। अक्का से हम पूछेंगे, अक्का 12% रिजर्वेशन कहाँ है? अक्का अब्बा भूल गए? अक्का तुम वादा करे थे मालापल्ली जूनियर कॉलेज 1 महीने में चालू करूँगी, वो मालापल्ली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स कहाँ है? अक्का मैं पूछूंगा, अक्का 8 साल में क्या दिया मुसलमानों को? भीख का चिप्पा 120 करोड़ रुपए। अक्का तुम अपने लोगों को क्या दिए? 5800 करोड़ रुपए। एससी का दलित बंधु स्कीम, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, 10,000 करोड़ दियो, मेरे भाइयों को दे रहे हैं, वो भी मेरे तेलंगाना के भाई हैं दलित बंधु, आप 10,000 करोड़ दियो। लेकिन याद रखो, जितने दलित है उससे बढ़ के मुसलमान हैं तेलंगाना में। तेलंगाना के दलित बंधु स्कीम के तहत मेरे भाई बड़ा अफसोस का मुकाम है। मैं 12 क्यों चीख कर कह रहा हूँ कि आज हमारे दरमियान एनआरआई जावेद साहब है। एक चलन है कि अगर मजलिस से निकले तो टीआरएस में जाते, टीआरएस से निकले तो कांग्रेस में जाते, कांग्रेस से निकले तो, लेकिन मजलिस बचाओ तहरीक में आना कांटों का ताज है। ये कांटों का ताज है, ये दफ्तर कांटों का ताज है, ये रुकनियत कांटों का हार है कि पुलिस का जुल्म, केसेस, लोगों में बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से निकल कर मजलिस बचाओ तहरीक में आना यकीनन वही शख्स कर सकता है जिसके दिल में ईमानी जज्बा हो, जिसके जहन में मिल्लत के लिए गम करने का सोचा है तो फिर मैं आऊँगा अन्ना की तरफ। अन्ना से और कई सवालात करना है। अन्ना वादा करे थे कि वक्फ कमिश्नरेट दूंगा बोल के, 8 साल हो गए। अन्ना कहाँ पर है? ना अक्का तुम कहाँ पर है? अक्का वक्फ कमिश्नरेट कहाँ पर है बताओ?
हज़ारों करोड़ रुपए की वक्फ की जायदादें तबाह हो गई। वक्फ बोर्ड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली की 35,000 करोड़ रुपए की ज़मीन हमारी खा गए अन्ना, तुम वह गवर्नमेंट को दे दिए, गवर्नमेंट लैंड बोल के। ये अन्ना तेलंगाना एजिटेशन में जब वादा करे थे कि वक्फ कमिश्नरेट दूंगा, 12% रिजर्वेशन दूंगा, अरे वक्फ कमिश्नरेट देना दूर की बात है, 8 साल में जितना वक्फ की जायदादें तेलंगाना में तबाह हुए हैं, पिछले 40-50 साल में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में वक्फ की जायदादें इतने तबाह नहीं हुए। यही टीआरएस के एजिटेशन में केसीआर साहब जाकर लगड़ा पार्टी राजगोपाल की बिल्डिंग पर ये अपने पिंक झंडे लगाए थे, 3 दिन का धरना दिए, और अन्ना सीएम बनते ही सबसे पहले अगर किसी को भूल गए तो अपने मियाँ भाई को भूल गए। तो मियाँ भाई का भी सबर अब लबरेज सबर दामन से टूट गया। अब मियाँ भाई को पहले तो कुछ भी याद नहीं रहता, जब याद आ जाता मियाँ भाई जब अपनी वाली पे आ जाता, पट बजा कर जब मैदान में उतर जाएगा तो फिर ये अक्का का भूल जाओ, ये अन्ना का भूल जाओ। अब जब अक्का और अन्ना को हम नहीं छोड़ रही तो अब ये बी गला पी गला ये ना जाने और कौन को नहीं, ये सब पूरे मोहरी में भय जाने वाले हैं। आने वाले इलेक्शन में घर घर जाओ, यहाँ पर 100 होंगे, कल 1000 होंगे, कल 2000 होंगे, एक एक घर को जाओ। ख़वातीन की बहुत तादाद है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप दलित बंधु स्कीम में एक दलित खानदान को 10 लाख रुपए गिफ्ट दे रही और हमको क्या बोल रही, बैंक से लोन दिलाते कहते। अब आप बोलो मेरे भाई, अकाउंट नहीं खोल सकता मुसलमान तो क्या बैंक से लोन ले सकता, बताओ। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का भीख का चिप्पा दे दिए। यकीनन यहाँ के जो टीआरएस के अक़लियती कायदीन हैं बहुत ही जज्बे के हैं, मेरे से फ़ोन पे रब्त में हैं। कई लोग बोलते हैं कि अब तो हमारे मुंह में ज़बान नहीं है, हमारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। अरे क़यादत पहले भी हुआ करती थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तेलुगु देशम की गवर्नमेंट थी, लालजान पाशा बक़ैद हयात थे। अगर कोई यूनाइटेड आंध्रा में अगर कोई मुसलमानों के ताल्लुक़ से होता तो तेलुगु देशम की मुस्लिम क़यादत उठ खड़ी होती लालजान पाशा की शक्ल में और जाकर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से लड़ते थे। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मर गए मरहूम फरीदुद्दीन साहब थे, मोहम्मद अली शबीर हैं, जाकर लड़ते थे चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी से लड़ते थे, रोशया से लड़ते थे, किरण कुमार रेड्डी से लड़कर मुस्लिम मसाइल पर अगर कोई जुल्म होता हम जाके उनसे नुमाइंद। अरे आजकल की तो मुस्लिम क़यादत ऐसी हो गई टीआरएस की, गांधी जी के 3 बंदर हो गए, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। बस बेचारे महमूद अली को बिठा दिए। मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उम्र में बड़े हैं, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ बोलने के लिए। एक रबर स्टैम्प होम मिनिस्टर को बिठा दिए। उसके बाद में मुसलमानों की क्या खदर है टीआरएस में, मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ। निज़ामाबाद से थोड़ी दूर पर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है बोधन, जहाँ पर 2 मरतबा एक मुसलमान एमएलए इलेक्ट होता है आमिर शकील के नाम पर। मेरे से कोई सियासी अख्तिलाफात होंगे, लेकिन आमिर शकील को मिनिस्ट्री क्यों नहीं दी गई? रेड्डी के 10, राव के 5 और ना जाने कौन से कम्युनिटी की सबको मिनिस्ट्री मिलती है। तुम्हारा एक नमक का कंकर इलेक्शन जीतता है और उसको मिनिस्ट्री नहीं दी जाती है। इसलिए नहीं दी जाती कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी मुखालिफत कर रहे हैं आमिर शकील की, इसलिए हम मिनिस्ट्री नहीं देते। वाह 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 वाह, यानी अन्ना कैसा गोल भी रहा रही। देखो, जैसा बचपन में हम म्यूजिकल चेयर खेलते थे, हर राउंड में एक चेयर गायब होती, अन्ना मुसलमानों के साथ ऐसा खेल खेल रही। तो मियाँ भाई समझ गया, आज अक्ल आ गई। वक्फ कमिश्नरेट कहाँ है पूछ रहा, 12% रिजर्वेशन कहाँ है पूछ रहा। दलित बंधु के मुकाबले में माइनॉरिटी बंधु स्कीम दो, हर गरीब वाइट कार्ड होल्डर मुसलमान को 10-10 लाख रुपए दियो। अब जाने वो पेट स्कीम थी हमारे केसीआर साहब की, 2 बेडरूम फ्लैट। आज बतलाओ, इतने भरे मजमे में मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं अवामी अदालत में अपना सवाल डाल कर जाता हूँ कि बतलाओ, क्या निज़ामाबाद के कोई मुसलमान को 2 बेडरूम फ्लैट मिला किराए के घर में? आज सबसे बड़ा लॉकडाउन के बाद में अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा अगर कोई मसला रहा तेलंगाना का,
तो हम हमारे बच्चों को स्कूल की फीस नहीं दे सक रही। कई हमारे बच्चियां अपनी तालीम तर्क करके घरों में बैठ गए। आप बतलाओ, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम है क्या? बताओ। मासूम बच्चे पैदा होते हैं मेरे भाई, मेरे पास प्रजा दरबार में रोज कई केसेस आ रहे हैं। मासूम बच्चों के दिलों में सुराख, जो दिल में सुराख होता है, बच्चा पैदा होता है, माँ बाप परेशान हैं। नीलोफर के हॉस्पिटल को ले जा रहा है, ऑटो ड्राइवर का बच्चा है, एक मौलवी साहब का बच्चा है, एक अरबिक टीचर का बच्चा है, एक ठेले बंडी वाले का बच्चा है। मासूम बच्चे के दिल में सुराख है। नीलोफर से उसको भिजा दिया गया रेनबो हॉस्पिटल, केयर हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल। 6 लाख रुपए का उसको एस्टीमेट दे दिया। आप बतलाओ, वो गरीब के पास 6 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? क्या पूरे तेलंगाना में आप बताओ एक दवाखाना जहाँ पर मासूम बच्चों का इलाज हो रहा है? आप बतलाओ, क्या दिल का ऑपरेशन के लिए कोई दवाखाना है तेलंगाना में? आप बतलाओ, क्या कोई एमएलए, एमपी, मिनिस्टर को ये शऊर है जाके केसीआर से लड़के साहब 1-2 एकड़ ज़मीन पे निज़ामाबाद में एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डालो बोलने के लिए? कोई भी बीमार हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसको कहाँ भेजते निज़ामाबाद वाले? वो गांधी हॉस्पिटल। रास्ते में कामारेड्डी पे उसका दम टूट जा रहा। आप बताओ, क्या निज़ामाबाद के मुसलमानों का, निज़ामाबाद की आवाम का ये हक नहीं बनता कि तुम्हारे को यहाँ पर निज़ामाबाद की सरजमीन पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना या नहीं? बताओ। आप स्कूलों की हालत जाकर देखो। निज़ामाबाद में स्कूल में सही बाथरूम नहीं। ये रेसिडेंशियल स्कूल के नाम पर पूरे उर्दू मीडियम स्कूल, गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल, गवर्नमेंट उर्दू टीचर्स को ख़त्म कर दिया गया है और एक ढंडोरा पीटा जा रहा है कि हम टमरीज का स्कूल चला रहे हैं। टमरीज के स्कूल में 5वीं के बाद से एडमिशन है। 1 से 5वीं तक कहाँ पर पढ़ना बच्चे? बताओ। एक मासूम बच्चे की फ़ीस 1100-1200 रुपये से कम नहीं है साल की फ़ीस। कहाँ से वो ऑटो वाला ये ऑटो चलाएगा, वो घर का किराया देगा, वो अपनी दुख बीमारी देखेगा, या वो स्कूल की फ़ीस देगा? आप बतलाओ। मेरे फ़ोन पर कई मुस्लिम ख़वातीन का फ़ोन आता है, साहब मेरी बच्ची MBA पढ़ रही थी, फर्स्ट ईयर में है साहब, मैं फ़ीस नहीं दे सक रहा हूँ, मेरी बच्ची की तालीम तर्क हो जा रही है, आप मदद करो। कई फ़ोन्स आते हैं कि साहब मेरी बच्ची की शादी तय हो गई है लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं मैं शादी करने के लिए। खून के आंसू रो रही है कौम तेलंगाना के मुसलमानों। याद रखो, आज तुम्हारी कौम खून के आंसू रो रही है। उस आंसू को पोंछने के लिए तुमको एक मसीहा की ज़रूरत है। तुमको एक ऐसा कायद जो केसीआर की आंख में आंख डालकर पूछे, वो ऐसा नौजवान जो कविता अगर निज़ामाबाद आएगी तो रोककर कविता को पूछे कि हमारा स्कूल कहाँ पर है, रोककर कविता को पूछे कि मेरा हॉस्पिटल कहाँ है, रोककर कविता को पूछे कि मेरा 2 बेडरूम फ्लैट कहाँ पर है, रोककर कविता को अपने हक़ायक़ को पूछो। अरे मुसलमानों, याद रखो, ये दिन चले जाएगा। अमानुल्लाह खान चले गए, क़ायम खान चले गए, आदम मलिक चले गए, अमजदुल्ला खान चले जाएगा, NRI जावेद चले जाएगा, अब्दुल कादिर साजिद चले जाएगा। तुम में सवाल करने की सलाहियत पैदा करो, तुम में सवाल करने की सलाहियत पैदा करो। तुम राव रेड्डी अन्ना के पीछे धोती पकड़कर मत फिरो। तुम अपने बच्चे को लीडर बनाओ, वकील बनाओ, ताकि वो तुम्हारा दिफा कर सके। यार जिंदा सोबत बात।